वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। मित्रों, मिशन राजस्व लेखपाल के तहत आज हम लोग जो है ग्राम विकास एवं समाज से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 250 प्रश्न हो चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम 251 से आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आज का है, भारत में कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा होता है। तिलहन, दलहन, दाल वाले दलहन और जिससे तेल निकाले जाते हैं उसको तिलहन वाले फसल कहते हैं। जैसे ए बिनौला, सरसों, मूंगफली और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं मित्रों, इसमें मूंगफली का तेल सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात नंबर 1 पे है मूंगफली उत्पादन में। दूसरा देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1920, 1930, 1940 और 1945। तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सदस्य बना था? तो 1947 में भारत इसका सदस्य बन गया था। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। 1904 में जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनके समय में ही स्थापना हो गई थी। 255वां देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ऋणात्मक रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन ऋणात्मक रहा। भारत के किस प्रदेश को एशिया के अंडे की टोकरी की संज्ञा दी जाती है? आंध्र प्रदेश में अंडे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसे एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो GL नंदा जी पहले उपाध्यक्ष थे और योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो GL नंदा जी थे। भारत में कृषि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मतलब बेकार भूमि को कृषि व ग्रामीण उद्योगों के लिए तैयार करना, कृषि से मध्यस्थों एवं शोषण की समाप्ति करना, सिंचाई सुविधाएं एवं यंत्रीकरण द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, या विस्तृत खेती तथा गहन खेती कार्यक्रमों को लागू करना। तो इसमें हम देखेंगे कृषि से जो मध्यस्थ बिचौले थे और किसानों का जो शोषण होता था उनको हटाना, ये प्रमुख उद्देश्य था। उद्देश्य तो इसमें से सभी थे लेकिन प्रमुख जो उद्देश्य था वो मध्यस्थों को, बिचौलियों को हटाना। भारत में उर्वरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान किया जाना कब से प्रारंभ किया गया? यानी जो खाद्य सब्सिडी दी गई, खाद्य सब्सिडी, वो प्रारंभ हुआ 1977, 1980, 1985 और 1987। तो 1977 में ये प्रारंभ किया गया। किसी अल्प विकसित देश के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता लागू होती है? अल्प विकसित देश में मानव संसाधन की निम्न मात्रा, प्राकृतिक संसाधन की निम्न मात्रा, भौतिक संसाधन की उच्च मात्रा, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय कम होता है इसीलिए वो अल्प विकसित देश में आता है। मानव संसाधन, जैसे भारत को ही अगर ले लें हम, अल्प विकसित या विकासशील देश है तो, लेकिन मानव संसाधन हमारे यहाँ अधिक है, प्राकृतिक संसाधन की भी कमी नहीं, और भौतिक संसाधन की उच्च मात्रा है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है, ये विशेषता लागू होती है अल्प विकसित देश के लिए कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, मेन यही है। इसी वजह से ऐसा एक मिशन है जिसका उद्देश्य जनसंख्या हस्तांतरण के बिना आर्थिक विकास को प्रेरित करना, उसे क्या कहलाता है? पूरा कहते हैं। पूरा एक मिशन है जनसंख्या हस्तांतरण के बिना आर्थिक विकास को प्रेरित करना। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया का पूरा रूप क्या है? तो देखेंगे, पूरा जो हमने ऊपर देखा उसी का पूरा रूप है। एक ये मिशन है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। 263 देखते हैं, गांवों को रिंग रोड से जोड़े जाने पर पूरे रास्ते पर संचार, स्वास्थ्य एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें शहरों के करीब लाना, यह अवधारणा है। वही हमने जो भी देखा ऊपर पूरा,
गांव में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, यही पूरा का उद्देश्य था। यानी संचार, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध कराना, जिससे वो शहर की तरह हो जाए या शहर के समान हो जाए। 264वां हम देखेंगे, पूरा योजना में निम्न में से क्या शामिल है। तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया, कृषि एवं खाद्य संस्करण, विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति, सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना संप्रेषण तकनीकी का विस्तार, उपयुक्त सभी सभी आते हैं इसमें। ग्रामीण विकास को हम इस तरह से व्यवस्थित करें कि वो शहर के करीब हो जाए, यही पूरा का उद्देश्य था। तो कृषि एवं खाद्य संस्करण करना, विश्वसनीय गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति, बिजली आ रहा है, स्वास्थ्य आ रहा है, शिक्षा आ रहा है, सूचना तकनीकी आ रही है, तो ये सब पूरा के उद्देश्य थे। 265 देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। तो अनुच्छेद 40 में है, पंचायतों के गठन के संबंध में अनुच्छेद 40 में वर्णन है, और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। 266वां देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में प्रविष्ट 5 में पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। अनुसूची की बात कर रहा है, तो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में जो है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। इसका मंत्री किसे बनाया गया था। तो एसके डे इसके मंत्री थे। सामुदायिक विकास मंत्रालय, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रसाद सेवा 1953 में शुरू किया गया था। पंचायती राज के गठन से संबंधित समिति थी। तो गठन से संबंधित कई समितियां थी। बलवंत राय समिति, नेमोरोफिया समिति, जिगलूस कमेटी, उपसमिति। इसमें से बलवंत राय समिति है, एक अशोक मेहता समिति थी, एक सिंघवी समिति थी, एक राव समिति थी। तो इसमें केवल बलवंत राय समिति है। इसी के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज का गठन हुआ, सर्वप्रथम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का गठन हुआ था, यानी राजस्थान में। और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई। तो 1977 में अशोक मेहता के नेतृत्व में और बलवंत राय मेहता के जो है 1957 में। तो दोनों पंचायती राज से संबंधित थी, लेकिन 1977 की बात होगी तो वो अशोक मेहता समिति। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित समिति है। देखेंगे, हमने ऊपर बताया भी कि डॉक्टर PBK राय समिति, PK थुंगन समिति, LM सिंघवी समिति, उपसमिति। तो तीनों समितियां थी। ऊपर भी हमने देखा बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, ये भी है पंचायती राज से संबंधित। अगला है 264वां संविधान संशोधन संबंधित था नगर निगम से, पंचायती राज से, राजस्व परिषद से। तो ये 64वां नहीं, संविधान संशोधन की बात हो रही पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। 64वां नहीं, 73वां था, और 74वां नगर निगम से संबंधित था। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। देखिए अगले प्रश्न में, 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक पंचायतों के गठन, कार्य तथा निर्वाचन का वर्णन किया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी है। 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम पंचायत दिवस किस डेट को मनाते हैं, 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन से लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज से संबंधित था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। 243 से 243 अड़ा तक पंचायतों का उसमें गठन है, उसके कार्य है, निर्वाचन, शक्तियाँ, दायित्व आदि दिए गए हैं। 243 अड़ा से आगे नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम से। प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है, यह कहा जाता है। इस संख्या की बात हो रही तो ये लिंगानुपात कहलाता है।
भारत में 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या होती है, जबकि कुछ देशों में 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या देखी जाती है। 277 हम देखेंगे, भारत में भ्रूण के लिंग की परीक्षण की विधि कब आई? यानी लिंग परीक्षण जिसके आधार पर यह जाना जा सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, इसकी जांच होती थी। तो ये 1975 में आया था लिंग परीक्षण की विधि। 278 में देखें, सत्य कथन चुनना है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां लिंगानुपात अनुकूल है। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहां लिंगानुपात संतुलित है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे खराब है। तो इसमें सब सही है। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी लिंगानुपात संतुलित है। हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है। 278 हो गए। आगे देखते हैं मित्रों, 279 में देखते हैं, भ्रूण हत्या से संबंधित है ये प्रश्न। भ्रूण हत्या से के भविष्य में है, यानी भ्रूण हत्या यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना, यह है भ्रूण हत्या कहलाता है। स्त्री पुरुष अनुपात गिरेगा। भ्रूण हत्या हो जाएगी तो लड़कियों को लोग मार देते हैं गर्भ में, तो इससे स्त्री पुरुष अनुपात गिरेगा, सही बात है। शादी विवाह में अड़चने आएंगी, लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या घट जाएगी, तो विवाह में अड़चन आएगी, ये भी सही है। बहुपति प्रथा तथा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। बहुपति, एक ही लड़कियां कम हो जाएंगी तो पति और लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, तो बहुपति प्रथा का चलन बढ़ सकता है और वेश्यावृत्ति का भी चलन बढ़ सकता है। लड़कियां नहीं रहेंगी तो लोग वेश्यावृत्ति की तरफ मुख होंगे। स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण क्या? देखिए, इसका प्रमुख कारण बेटे की एक अदद चाहत है, ये तो है ही। बेटा वंश वृद्धि में सहायक होता है, यह असल विचारधारा है, ये भी है। और बेटा परिवार की शक्ति का प्रतीक होता है, इसका भी विचार है। तो ये सभी चीज़ें हैं। स्त्री भ्रूण हत्या इसीलिए बढ़ रहा है। अब तो समाज में काफ़ी जागरूकता आ गई, इस पर रोक लगा है, सरकार द्वारा भी रोक लगाए गए हैं। अब देखते हैं आगे कुछ है। भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो देखेंगे ये 1994 में लागू, 1994 में भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लागू हो गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 में अंतर स्थापित कर नागरिकों से कहा गया कि वे ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो? तो 42वें संविधान संशोधन में 51 का मूल कर्तव्य है, में नागरिकों का कर्तव्य स्थापित किया गया कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी 42वें संशोधन था, संविधान संशोधन 1976 में आता। महिला व बाल विकास, इसे मिनी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था, इसे मिनी संविधान के रूप में भी कहा जाता। 283वां देखेंगे हम, महिला व बाल विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1985 में महिला व बाल विकास विभाग का गठन किया गया था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 284वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो 19,98,12,341, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। 1998 12,341, इस तरह से याद कर लेंगे। जनगणना के फाइनल आंकड़े उत्तर प्रदेश के अनुसार हैं। अब यहाँ दिया है ग्रामीण जनसंख्या इतनी 15,53,00,000, शहरी जनसंख्या 4,44,00,000। तो हम देखेंगे 2001 से 11 की कुल जनसंख्या में वृद्धि 3,36,00,000, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में जो अनुपात था 15,53,00,000 यानी 15.5, और शहरी जनसंख्या 4.44 करोड़, इस तरह से याद कर लेंगे, 15.5 और 4.44 करोड़। और जो वृद्धि हुई जनसंख्या में 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो 3,36,14,420 हुई। आगे देखते हैं, सभी सही हैं इसमें उपयुक्त सब। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े उत्तर प्रदेश के अगर देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है, सही है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला जौनपुर है, ये भी सही है। ग्रामीण आबादी की बात करें तो प्रयागराज और शहरी आबादी की बात करें तो जौनपुर। प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी की घनत्व में नंबर 1 जिला गाजियाबाद है, ये भी सही है, सब सही है इसमें। 2011 में जनगणना उत्तर प्रदेश के अंतिम आंकड़े देखें। सबसे कम जनसंख्या
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। ललितपुर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और नगरीय क्षेत्र में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर में है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर ये सब हैं जहाँ लिंगानुपात अधिक है। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है। निम्न में क्या सही है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया, सही है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959 में लाया गया, अनैतिक व्यापार निरोधक, ठीक है, ये भी सही है। स्त्री अपशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया, ये भी सही है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987 में बना था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। 290। 91वां प्रश्न देखते हैं। तो नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी जो है 92-93 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बी आगे देखिए 92 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिला अधिकार हनन की जांच करना। अगर महिलाओं का कहीं हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी जांच करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करना। अगर कोई संवैधानिक प्रावधान ऐसा किया जाता है जिससे महिलाओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी भी जांच करना। यानी ए और बी दोनों सही है। भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को, यानी 21वीं शताब्दी का जो पहला वर्ष था वो महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया था। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जिससे ऊपर की बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो देखेंगे गोरखपुर में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है। इसमें कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर में ज़्यादा होता है। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो जैसा कि मालूम है, जो परत अपर्दन, ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की, वो उपजाऊ परत होती है। अगर उसका अपर्दन हो जाता है तो उसे किसान की मौत कहा जाता है। होता तो जल और वायु के कारण है, लेकिन जो परत अपर्दन होता है उसे मिट्टी का हटना, उपजाऊ मिट्टी का हट जाना ही कहलाता है परत अपर्दन। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कछारी क्षेत्र में है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। 299 हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र है। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा की मात्रा आती है वो फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए पहाड़ के तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा करती है। हिमालय पर्वत के पहाड़ी क्षेत्रों में टकरा कर वर्षा कर देती है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा तराई क्षेत्र में होती है। अगर देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम की तरफ जाते जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। यानी तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है और पश्चिम गंगा मैदान में सबसे कम। तो मित्रों, यहाँ हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। लाइक और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगला वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।